Welcome students. Welcome to GATE classes, an initiative by TechU faculties. My name is Mohit Kumar and I have done my Masters of Technology from IIT Bhubaneswar. Currently, I am teaching as an assistant professor in Muzaffarpur Institute of Technology, Muzaffarpur under Bihar government. I have a teaching experience of over 5 years and I will be covering the analog communication part of the subject communication system. So let's start the preparation. Let's crack the gate. वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस में गेट में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच रहा है आपका एफिशिएंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, वो हमने कवर नहीं किया था, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो राइट नाउ यहाँ पर मैंने आपका एफएम इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड इक्वेशन का आपका जनरल इक्वेशन लिख दिया है, जहां हम एमटी को इंटीग्रेट करके फेज में बैठाते हैं। और अगर मैं एक सिंगल टोन सिग्नल की बात करूं, यानी एमटी मैसेज सिग्नल हमारा am cos 2 pi fmt लेते हैं, तो हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनता है। यानी यहां पर मैंने mt को लिया है am cos 2 pi fmt और ct कैरियर हमारा है ac cos 2 pi fct। अब समझने के लिए मैंने आपका FM यानी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को 5 हर्ट्ज माना है और FC यानी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को 20 हर्ट्ज माना है। ये वैल्यूज इतनी छोटी नहीं होती, ये वैल्यूज मैंने इतनी छोटी इसलिए रखा है ताकि मैटलैब में जब हम इसे प्लॉट करें तो स्पेक्ट्रम किस तरीके का हमें दिखेगा वो मैं देखना चाहता हूं। तो मैं ये जो FM का इक्वेशन है, इस इक्वेशन को चेक करना चाहता हूं, इस इक्वेशन को देखना चाहता हूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मैं अपना जो मैसेज सिग्नल है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको 5 हर्ट्ज मान रहा हूं और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को 20 हर्ट्ज मान रहा हूं। तो अगर मैं इसे देखना चाहूं तो हमारा रिजल्ट किस तरीके का आएगा? अगर ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा आपका? जहां जहां मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड लो होगा वहां वहां इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी लो होगी, और जहां जहां मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई होगा वहां वहां इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होगी। तो यह आपका टाइम डोमेन में कुछ इस तरीके का दिखेगा। और टाइम डोमेन में अगर हम देखें तो जो एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल का है वही एम्पलीट्यूड आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी होगा। तो टाइम डोमेन में तो कोई खास दिक्कत नहीं। जरा इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट कंडीशन में। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे तो आप मेरे से एक सवाल पूछोगे, सर ये बीटा की वैल्यू क्या है? क्योंकि ये 2πkf जब हम यूज करेंगे तो हम यहां से बीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तभी तो जाके ये इक्वेशन को हम प्लॉट कर पाएंगे। तो बीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैं इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बीटा की वैल्यू मान लो 0.5 कंसीडर किया। तो जरा देखते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा है। एक देखो, ये वाला जो है सबसे ज्यादा पल्स वो आपका FC पे आ रहा है 20 हर्ट्ज पे। इसके बाद FC प्लस FM एंड FC माइनस FM, ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद FC प्लस 2FM, FC माइनस 2FM, ये हमारा हो गया सेकंड ऑर्डर, एंड सो ऑन। अब आप इसी स्पेक्ट्रम से देख सकते हो कि जैसे ही हमारी बीटा की वैल्यू आपकी बहुत छोटी है, 1 से छोटी है, जो कि NBFM नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी का केस है, तो जो हमारा स्पेक्ट्रम दिख रहा है वो आपका AM के बराबर ही दिख रहा है। ठीक है, सेकंड केस बात करते हैं। सेकंड केस में मैंने बीटा को इंक्रीज करके 1 कर दिया। तो ये देखो, ये आपका FC है सबसे सेंटर पे 20 हर्ट्ज पे, FC प्लस FM, FC माइनस FM 25 पे और 15 पे, 20 में 5 जोड़ा और 20 में 5 घटाया। एंड सिमिलरली ये हमारा सेकंड ऑर्डर है FC प्लस 2FM, FC प्लस 2FM एंड FC माइनस 2FM। ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए है, सेम थिंग नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए है। अब बीटा की वैल्यू और बढ़ा के 1.5 करते हैं। जैसे ही मैंने बीटा की वैल्यू बढ़ाया तो आप ये देखो कि FC का जो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जो कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड अभी कम हो गया है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्डर कंपोनेंट FC प्लस FM और FC माइनस FM पे। सिमिलरली FC 2FM, FC प्लस 2FM, FC माइनस 2FM एंड FC प्लस 3FM और FC माइनस 3FM का भी जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे ही मैंने बीटा की वैल्यू 1.5 किया। और अगर मैं बीटा की वैल्यू 2.4 ले रहा हूं तो यहां पे देखो, यहां पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है जो कि 20 हर्ट्ज है, वहां पे कोई भी इंपल्स प्रेजेंट ही नहीं है।
यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जो इम्पल्स है वो आपका कंप्लीटली एब्सेंट हो चुका है। कैरियर फ्रीक्वेंसी पे इम्पल्स का प्रेजेंस ही नहीं है एट बीटा इज इक्वल टू 2.4। और यही तो हम चाहते हैं। क्यों? हम जानते हैं ना एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, जो पावर आपका कैरियर में है डिवाइडेड बाई जो पावर आपका टोटल में है। अब अगर हम एफएम की बात करें तो अगर हम इक्वेशन में जाएं तो कैरियर पावर भी आप AC स्क्वायर बाई 2 बोलोगे, और जैसा कि हम कैरियर पावर भी आप देखोगे तो एम्पलीट्यूड से AC स्क्वायर बाई 2 आएगा और एफएम का पावर भी AC स्क्वायर बाई 2 आएगा। तब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कैरियर का पावर नहीं, कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जो पावर होता है वो हमारा अनडिजायर्ड पावर होता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने बीटा की वैल्यू 2.4 कर दी तो कैरियर फ्रीक्वेंसी यानी 20 हर्ज पे आपका कंपोनेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी क्या मैं कह सकता हूं एट बीटा इज इक्वल टू 2.4 सिंस द पावर ऑफ द कंपोनेंट एट कैरियर फ्रीक्वेंसी, उस कंपोनेंट का पावर जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी पे है वो 0 के बराबर है। सॉरी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू साइड बैंड पावर बाय टोटल पावर, नॉट कैरियर पावर। तो कैरियर और जहां पे जो टोटल पावर होगा वो क्या हो जाएगा? साइड बैंड पावर प्लस कैरियर पावर के बराबर। तो ये जो पीसी हो गया, ये पीसी आपका 0 के बराबर हो जाएगा एट बीटा इक्वल टू 2.4। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहां से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा इक्वल टू 2.4 पे हमारी एफिशिएंसी 1 यानी 100% के बराबर होगी। तो ऐसी वैल्यूज, बीटा की ऐसी वैल्यूज जहां पे आपका जो कैरियर कंपोनेंट है वो कंप्लीटली एब्सेंट हो जाता है, उनको हम कहते हैं आपका आइगन वैल्यूज ऑफ बीटा। दीज वैल्यूज आर नोन एज आइगन वैल्यूज ऑफ बीटा बिकॉज एट दीज वैल्यूज आपका जो जे नॉट बीटा होता है वो 0 होता है। अब जे नॉट बीटा 0 होने से कैरियर पावर क्यों 0 हो रहा है? तो जरा देखो, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका आपका एम्पलीट्यूड क्या है? उसका एम्पलीट्यूड है AC जे नॉट बीटा बाई 2। तो AC बाई 2 को तो हम 0 कर नहीं सकते हैं, यानी जहां जहां जे नॉट बीटा 0 होगा वहीं पर तो वो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 0 के बराबर होगा। तो कहां कहां ये 0 होता है? तो बीटा की आइगन वैल्यूज पे, यानी बीटा इक्वल टू 2.4, 5.5, 8.6 एंड 11.8, इन वैल्यूज पे वो आपका जे नॉट बीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और इन वैल्यूज पे आपकी जो एफिशिएंसी आती है ये आपकी 100% आती है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ PSUs में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ दिए जाते हैं। तो कैसे याद रखना है जरा ध्यान दीजिए। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट। नाउ 4 + 1 5, 5 + 1 6 एंड 6 + 1 7, अप्रोक्सीमेटली 11.7 के बराबर है। तो आप किस तरीके से लिख सकते हो? बस एक वैल्यू याद रख लो 2.4, इंटीग्रल में 3 बढ़ाते चलो तो 5, 8, 11, और जो फ्रैक्शन है उसमें 1 बढ़ाते चलो तो 5, 6 और लास्ट में 2 बढ़ा देना तो 11.8। तो ये जो 4 वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यूज आपकी आइगन वैल्यू हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यूज मैंने आपको बताया है, इन वैल्यूज पे आपका जो जे नॉट बीटा का कर्व है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। वो आपका 0 एक्सिस को क्रॉस करता है, उसी को यहाँ हमने आपका प्लॉट से भी शो किया है। तो ये हो गया एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, यही एक कॉन्सेप्ट बच रहा था। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और जो गेट में पूछे गए हैं उसके पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद गेट के क्वेश्चंस पे जाएंगे और उसके बाद आपका जो एफएम का मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर पार्ट है उसका इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन है, आपको क्या करना चाहिए? वीडियो को यहाँ पॉज कर देना चाहिए और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। एक बार ट्राई करने के बाद मेरा जो सॉल्यूशन है उससे इसको मैच कीजिए और देखिए कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन फॉर्मूलेज की जरूरत है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं और उन फॉर्मूलेज को मैंने यहाँ पे फॉर रेफरेंस लिख भी दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है अ साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल ऑफ 20 वोल्ट 2 मेगाहर्ट्ज, यानी कैरियर सिग्नल का 20 वोल्ट है। आपका AC का वैल्यू हो गया, कैरियर सिग्नल बोल रहा है 2 मेगाहर्ट्ज, ये आपका FC का वैल्यू हो गया। इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल ऑफ 5 वोल्ट, तो 5 आपका AM हो गया एंड 25 किलोहर्ट्ज, 25 किलोहर्ट्ज आपका FM हो गया। विथ KF इज इक्वल टू, KF यानी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर आपका 50 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट दे दिया है। अब आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है बिट ए में,
सबसे पहले पूछ रहा है कि फाइंड डेल्टा एफ की वैल्यू बताइए। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एम। के एफ है 50 किलो हर्ज पर वोल्ट और ए एम है 5, तो 50 इंटू 5 मैं कह सकता हूं डेल्टा एफ इज इक्वल टू 250 किलो हर्ज के बराबर आएगा। सेकंड क्या है, सेकंड पूछ रहा है फाइंड बीटा, बीटा की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अब अगर आप देखो तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये बीटा का ही तो फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू के एफ ए एम बाई एफ एम, बीटा इज इक्वल टू के एफ ए एम बाई एफ एम और डेल्टा एफ बाई एफ एम। तो डेल्टा एफ 250 किलो हर्ज था, ठीक है, और एफ एम आपका क्या है, एफ एम आपका 25 किलो हर्ज है, तो 250 किलो हर्ज डिवाइडेड बाई 25 किलो हर्ज, हम कह सकते हैं हमारे बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 10 के बराबर आ रही है। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितना हो जाएगा। तो अगर मैं यह कंपोनेंट देखूं, यह फॉर्मूला, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स एफ एम, बीटा की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 2 टाइम्स एफ एम, एफ एम की वैल्यू 25 लिखा था, 25 इंटू 2 50, तो 50 इंटू 11 550 किलो हर्ज। एंड पावर, पावर तो इसमें सबसे आसान होता है, पावर के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ए सी स्क्वायर बाई 2 करना है। ए सी की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर 400, 400 बाई 2 200 वॉट हो जाएगा आपका पावर। पावर में तो कुछ है ही नहीं, तो ये चारों हमने कवर कर लिया। अब ये चारों इंपॉर्टेंट नहीं थे, इंपॉर्टेंट है बिट बी। बिट बी ये बोल रहा है कि रिपीट अबव इफ द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डबल, यानी ये जो एम पहले 5 वोल्ट था इसको मैं डबल करके 10 वोल्ट कर दे रहा हूं, तब मेरे को सारी वैल्यू बताओ। जरा चेक करते हैं, डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एम, यानी 50 किलो हर्ज पर वोल्ट इंटू 10, 500 किलो हर्ज 500 के, यानी जो डेल्टा एफ हो गया वो भी डबल हो गया। बीटा क्या हो जाएगा, बीटा की अगर बात करूं तो बीटा प्लस 1 सॉरी बीटा इक्वल टू के एफ ए एम बाई एफ एम और डेल्टा एफ बाई एफ एम, तो बीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी जरा सोचिए, डेल्टा एफ है 500 और एफ एम तो आपका 25 ही है, तो 500 बटा 10, सॉरी डेल्टा एफ है आपका 500 किलो हर्ज, ठीक है, और एफ एम आपका 25 किलो हर्ज है, हाँ, तो 500 बटा 25 किलो हर्ज इट विल बी इक्वल टू 20, यानी बीटा भी आपका डबल हो गया। अब बात करते हैं बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ क्या है, बीटा प्लस 1 इंटू ट्वाइस ऑफ एफ एम, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा की वैल्यू अब तो हमारी 20 हो गई ना, सो 20 प्लस 1 21 इंटू 2 इंटू 25 दैट इज 50, तो 21 इंटू 25 25 से कम 25 25 दूनी 50 21 550 20 प्लस 1 21 इंटू 50 1050, हाँ 1050 किलो हर्ज। तो अगर आप देखो तो ये बैंडविड्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो रहा है, एग्जैक्ट डबल नहीं हो रहा। क्यों, अगर आपको याद हो तो बैंडविड्थ में अगर मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूं बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम और एफ एम कैंसिल कर दूं, तो बैंडविड्थ का एक और फॉर्मूला आता है डेल्टा एफ प्लस एफ एम इंटू 2, बीटा की जगह डेल्टा एफ बाई एफ एम रखा, एफ एम डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डेल्टा एफ प्लस एफ एम कैंसिल, तो एक ये फॉर्मूला भी बताया था, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एफ प्लस एफ एम। तो यहां से अगर देखो तो हमारा डेल्टा एफ डबल हो रहा है मगर एफ एम चेंज नहीं हो रहा, बट क्योंकि डेल्टा एफ की वैल्यू एफ एम के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, डेल्टा एफ 500 है और एफ एम 25 किलो हर्जी है, इसीलिए बैंडविड्थ लगभग में डबल होता है, एग्जैक्टली डबल नहीं होता। और अगर पावर की बात किया जाए तो पावर पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ए सी स्क्वायर बाई 2 है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वो तो एज इट इज ही है, पावर यहाँ पे 200 वॉट ही रहेगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, यहां से मैं यह कंक्लूड कर सकता हूं कि चाहे डेल्टा एफ हो या बीटा हो या बैंडविड्थ हो, ये आपके मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एम्पलीट्यूड को डबल किया तो ये डबल होंगे, एम्पलीट्यूड को हाफ करेंगे तो ये हाफ हो जाएंगे, दैट इज आइदर डेल्टा एफ और बीटा और बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यहां ध्यान दीजिएगा, बैंडविड्थ एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं होता, बैंडविड्थ में थोड़ा सा कम होता है, बट क्योंकि डेल्टा एफ की वैल्यू जनरली एफ एम से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी लगभग में अप्रोक्स करके आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो जाता है। तो ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। गिवन है, आप सबसे पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैच कीजिएगा।
अज्यूम करता हूं आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं। गिवन है एन FM सिग्नल इज गिवन बाई S of t इज इक्वल टू 10 cos 2 pi इंटू 10 to the power 60 प्लस 8 sin 4 pi इंटू 10 to the power 3t। यानी यहाँ पे आपको डायरेक्टली अलग अलग करके नहीं दे दिया गया है कि ये कैरियर है, ये आपका मैसेज सिग्नल है। यहाँ पे आपको इक्वेशन से यह डिड्यूस करना है कि कैरियर क्या है, मैसेज क्या है, बीटा क्या है, FM क्या है, FC क्या है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। तो इक्वेशन तो हम जानते हैं, FM का इक्वेशन अगर मैं आपका सिंगल टोन मैसेज सिग्नल ले रहा हूं तो SFMT इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT प्लस बीटा साइन 2 pi FMT। तो इसको अगर मैं यहां सॉल्व करने की कोशिश करूं तो AC दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू 10 आ रहा है, FC 2 pi FC तो FC इज इक्वल टू 10 to the power 6 आ रहा है। सिमिलरली प्लस बीटा तो बीटा इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 8 आ रहा है, साइन 2 pi FMT तो FM इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 2 पाई है ना, यहाँ 4 पाई है तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3t लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 3 2 किलो हर्ट्ज आ रहा है। यह हम लिख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड डेल्टा एफ बीटा बैंडविड्थ एंड पावर। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा एफ निकालते हैं। तो डेल्टा एफ क्या होगा? डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ टाइम्स ए एम। क्या मुझे यहाँ के एफ पता है? नहीं, मुझे यहाँ के एफ नहीं पता, मुझे यहाँ पे आपका बैंडविड्थ पता है पहले से, ये बैंडविड्थ है। तो अगर मुझे बैंडविड्थ बीटा पता है, अगर मुझे बीटा पता है तो क्या मैं आपका के एफ निकाल सकता हूं? तो पहले डेल्टा एफ निकालने से ज्यादा आसान रहेगा कि पहले मैं बीटा एफ इस फॉर्मूले से न निकाल के इस फॉर्मूले से निकालूं डेल्टा एफ। क्यों? क्योंकि मुझे बीटा यहाँ पे पहले से पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एफ इज इक्वल टू बीटा टाइम्स एफ एम। के एफ एम जाने के बजाय मैं इस फॉर्मूले से भी तो लिख सकता हूँ डेल्टा एफ इज इक्वल टू बीटा टाइम्स एफ एम। सो बीटा इज इक्वल टू 8 एंड एफ एम इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज। तो मैं यहां से लिख सकता हूं डेल्टा एफ इज इक्वल टू 16 किलो हर्ट्ज। डेल्टा एफ लिख दिया हमने। इसके बाद बीटा, बीटा तो आपको गिवन ही है, बीटा तो हम चेंज कर ही नहीं रहे। बीटा इज इक्वल टू 8, ये तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इसके बाद है बैंडविड्थ। अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं तो जरा देखो बैंडविड्थ क्या होगा? बीटा प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स एफ एम। अब हम बीटा की बात करें तो बीटा 8 है, 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 टाइम्स एफ एन, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 दैट इज 36 किलो हर्ट्ज। बैंडविड्थ हमारा 36 किलो हर्ट्ज आ गया। और पावर, पावर तो आपका AC स्क्वायर बाई 2 के बराबर होने वाला है, यानी 10 स्क्वायर 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50 के बराबर। ये हमारा फर्स्ट बिट हो गया। सेकेंड बिट है रिपीट अबव इफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज डबल। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने आपका मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डबल किया था। यहाँ पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड AM की वैल्यू डबल कर रहे हैं, यहाँ AM डबल न करके हम FM को डबल कर रहे हैं। यानी अब हमारा FM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 किलो हर्ट्ज के बराबर। तो पूछ रहा है क्या चेंजेस आएंगे ये बताइए। अगर मैं अपने FM को 4 किलो हर्ट्ज कर देता हूं तो बीटा तो यहाँ पे हमारे को कांस्टेंट सेम रखना पड़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब से बीटा इक्वल टू 8 गिवन है, तो बीटा तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा, बीटा इज इक्वल टू 8, क्योंकि इस क्वेश्चन में बीटा पहले से मेंशन है कि 8 होगा। बीटा को चेंज नहीं करना है, आपको FM को चेंज करना है। तो अगर मैं FM को चेंज करूंगा तो डेल्टा एफ कितना हो जाएगा? डेल्टा एफ इज इक्वल टू बीटा टाइम्स FM दैट इज 8 इंटू 4 32 किलो हर्ट्ज। यानी डेल्टा एफ हमारा डबल हो गया। बैंडविड्थ की बात करते हैं। बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? देखो बीटा प्लस 1, बीटा तो अभी भी 8 है, 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा एग्जैक्टली 72 किलो हर्ट्ज के बराबर। एग्जैक्टली डबल हो गया इस बार, ध्यान दीजिएगा। और अगर पावर की बात करें तो पावर में तो कोई चेंज आना ही नहीं है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर को तो अफेक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है, इसीलिए पावर विल बी सेम एज 50 AC स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो यह क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। एक और क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप अगर देखो तो फॉर FM सिग्नल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, यानी यहाँ आपको शुरू में डेल्टा एफ दे दिया है। डेल्टा एफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू 16 किलो हर्ट्ज, करस्पॉन्डिंग मैसेज सिग्नल इज गिवन बाई 4 किलो हर्ट्ज, यानी FM की वैल्यू दे दिया है 4 किलो हर्ट्ज। यहाँ पे आपको पहले डेल्टा एफ और FM दे दिया,
तो इनडायरेक्ट क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज करके बीटा निकाल सकता हूं? वही फर्स्ट बिट है, बिल्कुल निकाल सकता हूं। डेल्टा एफ बाई एफ एम, तो मैं लिख सकता हूं माई बीटा विल बी 16 किलो हर्ट्ज बाई 4 किलो हर्ट्ज, दैट इज 4। इसके बाद बैंडविड्थ, अगर मेरे को बैंडविड्थ निकालना है तो बैंडविड्थ इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू 2 एफ एम। बीटा आया 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10, 10 टाइम्स एफ एम, दैट इज 40 किलो हर्ट्ज के बराबर हमारा बैंडविड्थ आ गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है? रिपीट अबव इफ मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, यानी जो एम था इस एम को बढ़ा के ये 2 टाइम एम कर दे रहे हैं, ट्वाइस ऑफ एम कर दे रहे हैं, एंड फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1 किलो हर्ट्ज, और जो एफएम था जो पहले 4 किलो हर्ट्ज था उसको घटा के ये 1 किलो हर्ट्ज कर दे रहे हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि अब मेरे को बीटा और बैंडविड्थ बताओ। तो सबसे पहले मेरे को ये जो नया एम बन रहा है जो 2 टाइम प्रीवियस ऑफ एम है, तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले अगर मैं चेंज करूं तो पहले पुराना एम क्या था यह पता होना चाहिए। तो पुराना एम हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए के एफ तो चेंज नहीं हो रहा और डेल्टा एफ आपको दिया हुआ है कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू 16 किलो हर्ट्ज। डेल्टा एफ आपको गिवन है 16 के, तो 16 के इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एम। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? हम यहां से कह सकते हैं कि मेरा जो के एफ है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर है, जो कि कांस्टेंट है, जो कि चेंज नहीं होगा, वो है 16 के बाई ए एम के बराबर। ठीक है। अब अगर मैं नया डेल्टा एफ निकालना चाहूं, अगर मैं नया डेल्टा एफ निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एम, दैट इज 16 के बाई ए एम इंटू ट्वाइस ऑफ ए एम, क्योंकि ए एम को हमने डबल कर दिया ना, नए केस में ए एम को हमने डबल कर दिया, तो ए एम कैंसिल। मैं कह सकता हूं मेरा जो नया डेल्टा एफ है वो अब 16 के नहीं है, वो अब 32 के है। डेल्टा एफ 32 के है, एफ एम भी नया चेंज हो गया है, एफ एम आपका है 1 किलो हर्ज नया, तो यहां से आप बीटा तो बता ही सकते हो, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम, दैट इज 32 बाई 1, 32 के बराबर। ये निकल गया तो बैंडविड्थ निकालने में तो कुछ है नहीं, 32 प्लस 1 33 इंटू 2 इंटू एफ एम इज 1 किलो हर्ज, तो आपका बैंडविड्थ आ जाएगा 33 2 जा 66 किलो हर्ज। तो सिंपली से ये 4 फॉर्मूले, बेसिकली ये 3 फॉर्मूले ही आपको आपस में एक पैरामीटर नहीं देगा, दूसरा पैरामीटर पूछेगा, और इनके बेसिस पे कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं 1 नंबर के, कई पीएसयूज में, आईएएस में भी पूछे जाते हैं, तो यह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब गेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीरियली, सिक्वेंशियली, मतलब क्रोनोलॉजिकली, ईयर वाइज, उनको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर करते चलेंगे, और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी यहां भी हमें सीखने को मिलेगा। गिवन क्या है? अ कैरियर AC cos omega CT इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय ए सिग्नल EM cos omega MT, यानी ये जो EM cos omega MT है ये हमारा मैसेज सिग्नल है, और ये जो AC cos omega CT है ये हमारा कैरियर सिग्नल है COT। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज M of F, ये बोल रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी बीटा की वैल्यू, बीटा आपका क्या है? M of F के बराबर है। पूछा गया है द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टिंग सिग्नल, ये एक्सप्रेशन क्या आएगा? हम जानते हैं एफएम का इक्वेशन ये होता है, तो अगर मैं इसमें रखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा? AC cos 2 पाई FC, यहां पे भी आपका ओमेगा सी ही है यानी 2 पाई FCT ही है, प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन ऑफ MT, यानी ये जो MT है इसको इंटीग्रेट करके मुझे रखना है, तो EM cos ओमेगा MT का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? EM कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा M का आपका 2 पाई FM नीचे आ जाएगा, और cos का साइन ओमेगा MT, साइन ओमेगा MT मल्टीप्लाइड बाई, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैं ओपन करूं, ब्रैकेट कॉमन टर्म्स कैंसिल करते हुए, ब्रैकेट ओपनिंग मीन्स कॉमन टर्म कैंसिल करता हूं, तो AC cos 2 पाई FCT प्लस, अगर आप देखिए तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है KF EM बाई FM, ये क्या आपका KF AM बाई FM, बीटा का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उससे रिलेट कर रहा है। KF एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फैक्टर, AM इज मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड एंड FM इज मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, यानी ये KF EM बाई FM है, यही आपका यहाँ पे MF से रिप्रेजेंट किया है, MF दैट इज बीटा इंटू
साइन ओमेगा एम टी। तो अगर आप मिलाओ दोनों इक्वेशन को तो ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट मिल रहा है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 1989 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। गिवन है अ सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 cos पाई इंटू 10 टू द पावर 40 वोल्ट्स इज अप्लाइड टू अ एफएम मॉड्यूलेटर विथ सेंसिटिविटी कांस्टेंट 10 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। यानी ये जो एक्स ऑफ टी है ये आपका मैसेज सिग्नल है और ये जो 10 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट है ये आपका केएफ की वैल्यू है। पूछा गया देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द एफएम वेव इज। आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। आप जानते हो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू ए एम बाई एफ एम। अब के एफ की वैल्यू आपको गिवन है 10K, 10 इंटू 10 टू द पावर 3। ए एम की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 2 के बराबर है। और एफ एम की वैल्यू देखो तो 10 टू द पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पाई इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 3t। और यहां से फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको रिलेट करूं 2 पाई एफ एम टी से तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। सो इसे मैं यहां से लिख सकता हूं आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कैंसिल, ये 5 से 2 बार में 2 इंटू 2 4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे फॉर्मूले में पुट करके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे 2 मार्क्स का ही पूछा गया है 1990 में। गिवन है इन कॉमर्शियल टीवी ट्रांसमिशन इन इंडिया पिक्चर एंड स्पीच सिग्नल्स आर मॉड्यूलेटेड रिस्पेक्टिवली। ये पूछ रहा है कि पिक्चर को किस तरीके का मॉड्यूलेशन यूज करते हैं और स्पीच को किस तरीके का मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। तो याद कीजिए पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको बोला था टेलीविजन टीवी ट्रांसमिट करने के लिए हम वीएसबी वेस्टिजियल साइड बैंड का यूज करते हैं। यानी पिक्चर के लिए तो आपका वीएसबी होगा, तो करेक्ट ऑप्शन या तो ए या तो बी या तो सी होगा, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। और स्पीच सिग्नल की अगर हम बात करें तो आप एफएम सुनते हो, आपको याद भी है 100 मेगाहर्ट्ज 98.3 मेगाहर्ट्ज ये एफएम होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होते हैं, तो हम एफएम का यूज करते हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। पिक्चर के लिए हम आपका वीएसबी का यूज करते हैं और स्पीच के लिए हम इंडिया में आपका एफएम का यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 1 मार्क्स का पूछा गया था 1994 में। क्वेश्चन गिवन है v of t is equal to 5 cos 10 to the power 6 pi t minus sin 10 to the power 3 pi t into sin 10 power 6 pi t represents। ये कौन सा सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएसबी विद सप्रेस्ड कैरियर, एएम सिग्नल, एसएसबी या नैरो बैंड सिग्नल। अगर ध्यान दीजिए तो इस टाइप के सिग्नल को हमने सॉल्व किया है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके इसे क्लियरली लिखूं तो ये हो जाएगा 5 cos 10 to the power 6 pi t माइनस 5 sin 10 to the power 3 pi t into sin 10 to the power 6 pi t। तो अगर ध्यान दो तो ये आपका कैरियर सिग्नल है और ये आपका 2 मल्टीप्लीकेशन है साइन ए इंटू साइन बी। तो यहां पे हम आपका कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उसके बाद यहां से 2 पार्ट आएगा, एक आएगा आपका अपर साइड बैंड और एक आपका आएगा लोअर साइड बैंड, जो आप सिंपली से फॉर्मूले यूज करके देख सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव सिग्नल है तो ये निगेटिव क्या करेगा, जब आप एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे एलएसबी या यूएसबी में से किसी एक को आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा, माइनस साइन आएगा। अगर सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो हो जाता हमारा एएम सिग्नल, मगर आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे माइनस सिग्नल है इसीलिए एक कंपोनेंट पॉजिटिव और एक कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। तो वहां से आप बोलोगे आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैरो बैंड एफएम सिग्नल है। बिना एक्सपेंड किए हुए, बिना आप पेन पेपर उठाए हुए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट अगर आप सॉल्व करना ही चाहते हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, कैरियर आपका 5 cos 10 to the power 6 pi t, यहां से हम लिख सकते हैं माइनस 5/2 इंटू 2। अब ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी का मुझे फॉर्मूला लगाना है, साइन ए इंटू साइन बी। यहां मैं ए को आपका 10 to the power 6 मानता हूं क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि बाद में उसको माइनस ही तो करते हैं, और बी को 10 to the power 3 pi t मानता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5 cos 10 to the power 6 pi t
-5/2। अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं 2 sin A sin B का, तो cos A प्लस बी यानी cos 10⁶ पाई टी प्लस 10⁻³ पाई टी cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी cos 10⁶ पाई टी माइनस 10⁻³ पाई टी है, यहां भी पाई रहेगा। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, ये टर्म प्लस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, यानी क्या कह रहा है, ये आपका नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिना पेन पेपर उठाए भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट एनालिसिस बेसिस पे। अगला सवाल आपसे 1994 में ही एक सवाल का एक नंबर का पूछा गया है, क्वेश्चन गिवन है अ 10 मेगाहर्ट्ज कैरियर, यानी एफसी की वैल्यू गिवन है कितना, 10 मेगाहर्ट्ज 10 × 10⁶ इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनसॉइडल सिग्नल ऑफ 500 हर्ट्ज, यानी एफएम भी गिवन है। एफएम कितना है, 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। इसे अगर मैं चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 10 × 10⁻³ दैट इज 10⁴ किलो हर्ट्ज। इसे मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 0.5 किलो हर्ट्ज। क्या होता है ना कि अगर यूनिट सबका सेम होता है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन आसान होता है, मल्टीप्लिकेशन काफी आसानी से हम कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए ट्राई करिएगा हमेशा यूनिट सेम रखने का। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बीइंग 50 किलो हर्ट्ज, यानी आपको डेल्टा एफ भी गिवन है। डेल्टा एफ कितना बता रहा है, 50 किलो हर्ट्ज बता रहा है। पूछा गया है द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड एज गिवन बाय कार्सन्स रूल। बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ तो आप जानते हो कार्सन्स रूल से, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एफ प्लस एफ एम। एक फॉर्मूला आपका बीटा के फॉर्मूला में है 2 टाइम्स बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम, और अगर बीटा का की जगह डेल्टा एफ बाई एफ एम रख दीजिएगा तो दूसरा ये फॉर्मूला बन जाता है। अब क्योंकि यहाँ मुझे डेल्टा एफ और एफ एम पता है, इसलिए इसे डायरेक्टली यूज करना ज्यादा आसान है। 2 टाइम्स 50 के प्लस 0.5 के 2 टाइम्स 50.5 के दैट इज 101 किलो हर्ट्ज। ये हो जाएगा हमारा बैंडविड्थ कार्सन्स रूल से, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है और यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट भी मुझे सिखाने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, अ डिवाइस विथ इनपुट xt एंड आउटपुट yt इज कैरेक्टराइज्ड बाय yt इक्वल टू x²t। यानी ये जो डिवाइस है, याद करिए यह हमने एएम में पढ़ा था, स्क्वायर लॉ डिवाइस। यह क्या कर रहा है कि इनपुट पे xt है, तो जो आउटपुट आपका y ऑफ t होगा, ये बोल रहा है कि x² के बराबर होगा। ये स्क्वायर लॉ डिवाइस हमने पढ़ा था। उसके बाद पूछ रहा है एन एफएम सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 90 किलोहर्ट्ज एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ 5 किलोहर्ट्ज इज अप्लाइड टू द डिवाइस। तो इसके इनपुट पे, ये इसी डिवाइस के इनपुट पे आपका जो एक्सटी है वो एक एफएम सिग्नल है, और क्या क्या गिवन है, इसका फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी डेल्टा एफ आपको गिवन है 90 के बराबर, एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैंडविड्थ यानी मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ गिवन है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैंडविड्थ लिखा है ना, यानी एफएम की वैल्यू गिवन है, एफएम इज इक्वल टू आपको 5 किलोहर्ट्ज गिवन है, इज अप्लाइड टू दिस डिवाइस, द बैंडविड्थ ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज। तो बोल रहा है कि अगर मैं एक एफएम को यहां डालूं तो आउटपुट पे जो बैंडविड्थ होगा, ये यहां का बैंडविड्थ नहीं पूछ रहा है, आउटपुट वाईटी जो आएगा उसका बैंडविड्थ क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसने यह आपको बता दिया कि इनपुट पे वो एफएम दे रहा है, यानी इनपुट पे क्या फॉर्म होगा, कुछ AC cos थीटा, एक्चुअली AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन M of t dt ही होगा, जिसे मैं सिंपल AC cos थीटा लिख सकता हूं। और अगर मैं इसे इस स्क्वायर और डिवाइस से पास करूं तो YT क्या हो जाएगा, बस उसको स्क्वायर कर देगा, AC स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब AC स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, AC स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अगर ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, एक टर्म आएगा AC स्क्वायर बाई 2 और एक टर्म आएगा AC स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ये हमारा आउटपुट आएगा। अगर मैं इनपुट पे AC cos थीटा देता हूं सिंपल, तो आउटपुट पे हमारा AC स्क्वायर cos 2 थीटा बाई 2 प्लस AC स्क्वायर बाई 2 होगा, ये तो हमारा DC टर्म है। और जो भी हमारा इंफॉर्मेशन या कुछ भी प्रेजेंट है, यानी जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड टर्म होगा, वो आपका ये होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आपको किससे मतलब है, क्या आपको एम्पलीट्यूड से मतलब है, जी नहीं,
आपको मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज हो रहा है इससे आपको मतलब है। तो हम देख सकते हैं जो पहले एंगल थीटा था वो अब चेंज होके क्या हो गया है, 2 थीटा हो चुका है। जो एंगल पहले थीटा था इनपुट करने वक्त, वो जब आउटपुट पे निकला तो वो आपका 2 थीटा हो गया। इसी डिवाइस को इसीलिए हम कहते हैं डबलर। यह आपका जो भी एंगल होता है उसको डबल कर देता है, ठीक है। सिमिलर अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो, अगर मैं आपको एक डिवाइस देता हूं जो इनपुट पे xt लेता है और अगर आउटपुट पे ये आपका एक्स क्यूब टी दे देता है, ट्रिपल कर देता है इसको, तो आप सेम एनालिसिस करोगे, कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखोगे इनपुट पे जो थीटा होगा वो आउटपुट पे जाके 3 थीटा हो जाएगा। ये होता है ट्रिपलर। प्रैक्टिकली हम डबलर और ट्रिपलर तक ही पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो इनका कोएफिशिएंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये हम आगे आर्मस्ट्रांग मेथड वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बस यहाँ पे मतलब यह है कि अगर मैं आपको एक कोई डिवाइस दूं जो इनपुट को क्यूब कर दे, तो बेसिकली अगर मैं उसका पता करूं कि एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो वो एंगल को ट्रिपल कर देता है। और अगर कोई एक ऐसा डिवाइस दूं जो इनपुट को स्क्वायर कर दे तो उसके एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एंगल आपका डबल हो जाता है इन केस इनपुट हमारा एफएम सिग्नल है, यानी सिंपली एसी कॉस थीटा के फॉर्मेट में है। यह हमने देख लिया, ठीक है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैंने आपको क्या बताया, इनपुट पे मैंने एसी कॉस थीटा दिया, तब आउटपुट पे हमारा कुछ कॉस 2 थीटा के फॉर्मेट में आ रहा है, थीटा 2 थीटा हो जा रहा है। अब जरा ध्यान दो, अगर इनपुट पे मैं आपका एफएम सिग्नल दे रहा हूं, यानी एक्चुअली इक्वेशन हमारा क्या है, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी। अगर मैं सिंगल साइनोसॉइड की बात कर रहा हूं यानी सिंगल टोन की बात कर रहा हूं तो बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इस पूरे चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो आउटपुट हमारा कुछ ए सी डैश कॉस 2 इंटू 2 पाई एफ सी टी 4 पाई एफ सी टी प्लस 2 इंटू बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। यानी अगर मैं आउटपुट को देखूं तो जो बीटा है हमारा, जो बीटा है हमारा, ये बीटा चेंज होकर 2 बीटा हो गया है। जो एफसी है हमारा, ये एफसी चेंज होकर 2 एफसी हो गया है। बट जो मैसेज सिग्नल का एफएम है ये चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो साइन के अंदर है ना, एंगल के अंदर भी एंगल में है, तो वो चेंज नहीं हुआ है। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती है जब मैं किसी भी एफएम सिग्नल को एक डबलर या ट्रिपलर से पास करता हूं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। यह आप यहां से प्रूफ भी देख सकते हो कि हम थीटा को 2 थीटा कर रहे हैं, यानी जो भी चीज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई एफ सी टी 4 पाई एफ सी टी हो जाएगा, बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी 2 बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी हो जाएगा, यानी एफ सी 2 एफ सी हो जाएगा, बीटा 2 बीटा हो जाएगा, मगर एफ एम तो एफ एम ही रहेगा, एफएम में कोई भी चेंज नहीं होगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और इस पे 3 से 4 सवाल आपसे गेट में पूछे गए हैं, आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में इनपुट पे आपको डेल्टा एफ और एफएम गिवन है और आउटपुट पे पूछ रहा है बैंडविड्थ क्या होगा। यानी इनपुट पे हमारा गिवन है कि ये जो इनपुट है इसका जो डेल्टा एफ है वो 90 के है और जो एफएम है वो हमारा 5 के है, ठीक है। और आउटपुट पे पूछ रहा है बैंडविड्थ क्या होगा, और बैंडविड्थ निकालने के लिए मुझे डेल्टा एफ और एफएम की जरूरत है और किसी की जरूरत तो है नहीं। अब जरा सोचो, इनपुट पे डेल्टा एफ 90 के है, डेल्टा एफ किस किस पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम। यानी क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा एफ इज इक्वल टू बीटा टाइम्स एफ एम, यह तो लिख सकते हैं ना, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम, दैट इज डेल्टा एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू एफ एम। अब बीटा जो है वो हमारा डबल हो गया, एफ एम तो हमारा सेम है, तो जो नया डेल्टा एफ है जिसे मैं डेल्टा एफ डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, यह आपका डबल हो जाएगा क्योंकि बीटा डबल हो गया। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं नया डेल्टा एफ इज नथिंग बट 180 के, क्योंकि एफ एम तो चेंज हो नहीं रहा।
और FM जो है वो 5K का 5K ही रहेगा, FM पे तो कोई चेंज करना ही नहीं है। यानी नया डेल्टा एफ हमें पता चल गया, एफएम पता चल गया। क्या मैं नया बैंडविड्थ निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। बैंडविड्थ इज नथिंग बट 2 टाइम्स डेल्टा एफ प्लस एफएम। यहाँ एफ डैश क्योंकि आउटपुट पे पूछा गया है, सो द रिजल्ट विल बी 2 टाइम्स 185K, 180 प्लस 5 दैट इज 185K इज इक्वल टू 370K के बराबर आएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है, तो ज्यादा अपने को सोचना नहीं है इसमें बस क्या ध्यान में रखना है ये सोच लो। अगर आपका कोई स्क्वायर डिवाइस है या कोई ट्रिपलर डिवाइस है तो वो क्या करने वाला है, एंगल को डबल कर देगा या ट्रिपल कर देगा। और जब हम इसको फॉर्मूले पे लगाएं तो हमने देखा कि वो बीटा को चेंज कर रहा है, एफसी को चेंज कर रहा है, मगर एफएम को चेंज नहीं कर रहा। बस इतना ध्यान में रखना है, एफएम विल रिमेन अनचेंज। अब क्योंकि बीटा चेंज हुआ है इसीलिए आपका डेल्टा एफ चेंज हो गया है और एफसी भी चेंज होगा। बस इतना ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, और क्वेश्चंस काफी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए तो कुछ इसी तरीके का है। क्या है, एफएम सिग्नल विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स 9, यानी ये जो एफएम सिग्नल है इसका आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा गिवन है 9 के बराबर, इज अप्लाइड टू अ फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर। यहां पे आपको ये नहीं बोला गया है कि वो क्यूब में दिया गया है, डायरेक्टली बोल दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर में अप्लाई कर दिया है मैंने, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको ट्रिपल कर देगा। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन द आउटपुट ऑफ द सिग्नल विल बी, आउटपुट पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो किसके बराबर होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ इंटू एफ एम, सॉरी बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम, यह तो हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम। ठीक है, अब जब मैं इसको ट्रिपलर से पास करूंगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा एफ। एफ एम तो चेंज होने वाला नहीं है, एफ एम तो एज इट इज रहेगा। अब डेल्टा एफ बाई एफ एम की वैल्यू 9 के बराबर है, इसको उठा के यहां पुट कर दिए तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9 दैट इज 27। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। यह सवाल आपसे 1996 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन है इन अ एफएम सिग्नल 2000 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। अ कैरियर ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, यानी एफसी गिवन है 100 मेगाहर्ट्ज, इज मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनसॉइडल सिग्नल ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, यानी एफएम गिवन है आपका 5 किलोहर्ट्ज। द बैंडविड्थ बाय कार्सन्स अप्रोक्सीमेशन इज 1 मेगाहर्ट्ज, बैंडविड्थ भी गिवन है आपको 1 मेगाहर्ट्ज के बराबर। इफ yt इज इक्वल टू मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का क्यूब, यहां देखिए यहां पे अब क्या दे दिया, यहां बोल दिया कि हम इसका क्यूब करने वाले हैं। जो भी आप इनपुट पे दोगे इसको हम yt जो निकालेगा yt वो x ऑफ t का क्यूब हो जाएगा। यानी बेसिकली किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ट्रिपलर की बात कर रहा है। देन बाय यूजिंग कार्सन्स अप्रोक्सीमेशन द बैंडविड्थ ऑफ yt एंड स्पेसिंग ऑफ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स आर रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएंगे स्पेसिंग ऑफ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। सबसे पहले है यूजिंग कार्सन्स अप्रोक्सीमेशन फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ yt, मुझे बैंडविड्थ पता करना है। तो बैंडविड्थ कैसे पता करते हैं, बैंडविड्थ का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 टाइम्स डेल्टा एफ प्लस एफ एम होने वाला है। बैंडविड्थ इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एफ प्लस एफ एम। ठीक है, एफ एम तो चेंज नहीं करने वाला है, डेल्टा एफ चेंज करने वाला है, ट्रिपल हो जाने वाला है। ठीक है, डेल्टा एफ जो न्यू आएगा वो आपका ट्रिपल हो जाएगा। तो पहले इनिशियल डेल्टा एफ तो निकाल लें। आपको इनिशियली बैंडविड्थ गिवन था, इनिशियली बैंडविड्थ आपको बोल रहा है 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको मैं लिख सकता हूं 1000 किलोहर्ट्ज। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एफ प्लस एफ एम। इनिशियली एफ एम की वैल्यू भी आपको पता है 5 किलोहर्ट्ज है, तो यहां से मैं डेल्टा एफ निकाल सकता हूं। इनिशियली डेल्टा एफ क्या है हमारा, तो 1000K बाई 2 दैट इज 500K, में से 5 गया तो मैं निकाल सकता हूं डेल्टा एफ इनिशियली वाज 495K। 1000K बाई 2 500 में से 5 गया 495K। अब जो नया डेल्टा एफ बनेगा वो तो क्योंकि ट्रिपलर से पास कर रहे हैं तो 3 गुना हो जाएगा, तो नया डेल्टा एफ हो जाएगा 1500 में 15 कम, यानी आपका 1485 किलोहर्ट्ज। और बैंडविड्थ तो एज इट इज एफएम आपका ऐड हो जाएगा, एफएम की वैल्यू 5 के ही है, यानी 1490 इंटू 2, ये हो गया आपका 1490K डेल्टा एफ प्लस एफएम की वैल्यू। और टोटल में हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग,
यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखिए तो 1500 इंटू 2 दैट इज 3000 किलो हर्ज। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो ये हो रहा है 1490 इंटू 2, 2 9 18 हाथ में लगाए, 2 8 9, 2980 किलो हर्ज, यानी अप्रोक्सीमेटली इसको मैं लिख सकता हूं 3 मेगा हर्ज, 3000 किलो हर्ज के लगभग में है। तो आपका ऑप्शन या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अभी अप्रोक्सीमेशन क्यों लिया मैंने, कब लेना है कब नहीं लेना है। अब अप्रोक्सीमेशन यहां इसलिए लिया क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा, बट जनरली अगर आप देखो यहां तो डेल्टा एफ की वैल्यू 495 है और एफ एम की वैल्यू 5K है। तो एफ एम जो है वो डेल्टा एफ से बहुत छोटा है, जो कि प्रैक्टिकल एक्चुअली में होता है। तो इसीलिए मैंने जैसे आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया था, बैंडविड्थ जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। सेम चीज वही हुआ है, यहाँ बैंडविड्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपका ट्रिपल हो गया है। पहले बैंडविड्थ 1 मेगा हर्ट्ज था, अभी अप्रोक्सीमेटली ट्रिपल होकर 3 मेगा हर्ट्ज हो गया है। एग्जैक्टली अगर बात करूं तो 2980 किलो हर्ट्ज होता। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने निकाल लिया, बैंडविड्थ निकाल लिया। सेकंड पूछा गया है एंड द स्पेसिंग ऑफ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। अब स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स के बीच की स्पेसिंग की बात कर रहा है। अगर आपको ध्यान हो, इक्वेशन जो हमने लिखा है आपका WBFM का बात करो या NBFM का बात करो, तो अगर मैं उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करूं तो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का आता था। एक कंपोनेंट आपका FC पे आता था, दूसरा कंपोनेंट FC प्लस FM पे, तीसरा कंपोनेंट FC माइनस FM पे, देन FC प्लस 2FM पे और FC माइनस 3FM पे, और सिमिलरली सेम थिंग आपका निगेटिव हाफ में भी आता था। यानी FC पे, FC प्लस FM पे, FC माइनस FM पे, सॉरी FC प्लस 2FM इधर होगा, FC माइनस FM पे, FC माइनस 2FM पे। ठीक है, ये हमारे इंपल्स आया करते थे। तो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स यानी आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर रहा है और बोला है स्पेसिंग बिटवीन स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। तो स्पेसिंग दो कंपोनेंट्स के बीच का कितना है, किसी भी स्पेसिंग की बात कर लो तो FC प्लस 2FM माइनस FC प्लस FM करो या FC प्लस FM माइनस FC करो, दो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के बीच का स्पेसिंग आपका FM है, मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो यहां पूछा जा रहा है एंड द स्पेसिंग ऑफ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स आर। तो स्पेसिंग आपका 5 किलोहर्ट्ज पहले था मैसेज, और हम जानते हैं FM चेंज नहीं होता है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। आप ट्रिपलर या डबलर से भेजो, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी जहां पे फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल कर दिया है वो गलत है। करेक्ट आंसर होगा ए, बैंडविड्थ ट्रिपल होगा मगर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एज इट इज 5 किलोहर्ट्ज के बराबर होगी। तो ये सवाल आपसे 2000 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है, 2 मार्क्स का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मगर अगर आपको यह फॉर्मूला ध्यान में है WBFM का तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। क्या गिवन है जरा देखते हैं। C of t and M of t are used to generate an FM signal if the peak frequency deviation of the generated FM signal is 3 times the transmission bandwidth of the AM signal। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है। पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी डेल्टा एफ की बात की जा रही है। डेल्टा एफ ऑफ द जनरेटेड एफएम सिग्नल इज 3 टाइम्स द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एएम सिग्नल। एएम सिग्नल के ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की बात की जा रही है। एक्चुअली यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2 पार्ट में था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने एएम में कवर किया है और इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो वो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये समझ लो आपको सीटी और एमटी का इक्वेशन पहले से गिवन था। जो सीटी है वो कैरियर सिग्नल है आपका 1000 किलोहर्ट्ज पे, और जो एमटी है वो आपका मैसेज सिग्नल है, और मैसेज सिग्नल 2 किलोहर्ट्ज पे था शायद। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, ये एक्चुअली 2 पार्ट का क्वेश्चन था, 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें आपका हाँ सीटी आपको गिवन है 5 cos। मैं यहां लिख देता हूं जो डेटा मिसिंग है। CT इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 ऑफ t, एंड m ऑफ t मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू cos 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3t। ये चीज आपको पहले से गिवन है।
तो इसमें पहले एएम का क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद सेकंड हाफ में एफएम का क्वेश्चन पूछा गया था। एएम का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है, ये एफएम का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको सीटी और एमटी भी गिवन है। अब ये गिवन है, इफ द पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ द जनरेटेड एफएम सिग्नल यानी डेल्टा एफ is 3 times the transmission bandwidth of the AM signal। अब इस मैसेज सिग्नल को यूज करके एक AM सिग्नल जनरेट किया गया है, तो AM सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होगा? AM सिग्नल का बैंडविड्थ आपका 2 टाइम्स FM, तो पहले 2 किलोहर्ट्ज FM है तो बैंडविड्थ आपका 4 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है इफ डेल्टा एफ इज 3 टाइम्स द ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ ऑफ द FM सिग्नल, यानी 3 into 4K के बराबर है। डेल्टा एफ आपको यानी गिवन है 12 किलोहर्ट्ज के बराबर। तो पूछा गया है देन द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म cos 2 पाई 1008 into 10⁻³ का कोएफिशिएंट जे और बीटा के टर्म में क्या होगा? ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से गिवन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या क्या पता करना है? मैं जानता हूं कोई भी टर्म हो उसके कोएफिशिएंट क्या होगा। कोएफिशिएंट आ रहा है एक AC, एक हो रहा है JN और एक हो रहा है बीटा। यानी यहां पे बेसिकली मैं अगर 3 अननोन पता कर लूं, कौन कौन से? एक AC की वैल्यू क्या है, एक N की वैल्यू क्या है, एक बीटा की वैल्यू क्या है। अगर मैं ये 3 चीज पता कर लूं तो मेरे को बस यहाँ पे पुट कर देना है AC JN बीटा की वैल्यू, वही हमारा कोएफिशिएंट है और कुछ तो है नहीं। अब CT देख के मुझे AC की वैल्यू तो पता चल गई है कि AC इज इक्वल टू 5। AC का तो काम खत्म है, AC की वैल्यू 5, यानी हम यहां से कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन डी है। यहां तक आ चुके हैं। अब एन की बात करें तो ये है cos 2 पाई FC प्लस NFMT। अगर FC की बात करें तो FC आपका 1000 किलोहर्ट्ज पे है और FM की बात करें तो FM आपका 2 किलोहर्ट्ज पे है। इसको यहां पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा जरा चेक करो, cos 2 पाई, ठीक है, FC इज इक्वल टू 1000 प्लस n टाइम्स FM दैट इज 2 किलोहर्ट्ज में है टोटल, इनटू में 10 टू द पावर 3t, दोनों में से 10 पावर 3 कॉमन ले लिया मैंने। ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो cos 2 पाई FC प्लस NFMT, तो FC हो गया 1000 और FM हो गया 2, K दोनों में से कॉमन ले लिया, 1000 K था ना, ये भी 1000 K 2K, K कॉमन ले लिया। अब अगर मैं इस चीज को cos 2 पाई 1000 प्लस n इंटू 2 इंटू 10 पावर 3t को इससे कोरिलेट करूं तो मैं देख सकता हूं हमें बोला जा रहा है 1008 इज इक्वल टू 1000 प्लस n इंटू 2, यानी n इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और n की वैल्यू आपको दे दिया गया है यहां से 4 के बराबर। दोनों केस में आप देख सकते हो n की वैल्यू 4 है। JN बीटा का n क्लियर हो गया। अब मुझे बीटा निकालना है। बीटा कैसे निकलता है? बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम, ये तो हमने पढ़ा ही है। डेल्टा एफ आपका 12 किलोहर्ट्ज है, एफ एम आपका 2 किलोहर्ट्ज है, तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ एम 2 किलोहर्ट्ज, दैट इज 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां से आप कह सकते हो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बीटा की वैल्यू आपकी 6 है, यहाँ बीटा की वैल्यू 3 है, इसीलिए यह नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 5 टाइम्स J4 6। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बस इक्वेशन में जो अननोन पैरामीटर है वो आपको पता करना था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका 2004 में 1 मार्क्स का पूछा गया है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गिवन है एन AM सिग्नल एंड अ नैरो बैंड FM सिग्नल विद आइडेंटिकल कैरियर्स, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स एंड मॉड्यूलेशन इंडाइसेस ऑफ 0.1 आर एडेड। यह चीज मैंने आपको याद भी कराया था, अगर याद करिए जब मैंने NBFM पढ़ाया था। तो बोल रहा है एक AM को और एक NBFM को ऐड कर दिया है, साथ में कंडीशन क्या क्या गिवन है, इनका FM भी सेम है, इनका FC भी सेम है और इनका बीटा और म्यू की वैल्यू भी सेम है और वैल्यू भी गिवन है 0.1 के बराबर, और ये दोनों को ऐड कर दिया है, AM प्लस NBFM को ऐड कर दिया है। पूछा गया है द रिजल्टेंट सिग्नल कैन बी क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड एज। हमने देखा था AM और NBFM में अंतर क्या होता है। NBFM का जो आपका लोअर साइड बैंड होता था वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता था, और AM का जो आपका लोअर साइड बैंड होता था वो आपका NBFM के कंपेयर में आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। यानी जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है लोअर साइड बैंड वाला, ये आपका कैंसिल हो जाता है, यानी हमारा जो आउटपुट आता है उसमें एक साइड बैंड और कैरियर होता है। इसीलिए आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सिंगल साइड बैंड विथ कैरियर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2006 में आपसे पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन गिवन है। अ मैसेज सिग्नल विथ बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज, यानी आपका मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ गिवन है FM इज इक्वल टू 10K, इज लोअर साइडबैंड SSB मॉड्यूलेटेड विथ कैरियर फ्रीक्वेंसी FC1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 किलोहर्ट्ज। FC1 की वैल्यू आपको गिवन है 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, और ये बोल रहा है कि इसको हम लोअर साइडबैंड मॉड्यूलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 हर्ट्ज। और लोअर साइडबैंड बोल रहा है, यानी अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करना चाहूं तो स्पेक्ट्रम किस तरीके का दिखेगा। अगर मैं यह मानता हूं कि मेरा मैसेज सिग्नल ट्राइएंगल है, जो कि सबसे जनरल कॉन्सेप्ट होता है, तो मैसेज सिग्नल मेरा लाई कर रहा है -10K से +10K के बीच में, क्योंकि FM इज इक्वल टू 10K गिवन है, और ये बोल रहा है कि ये लोअर साइडबैंड है, तो सिर्फ लोअर साइडबैंड हमारे सिग्नल में रहेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। और वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, FC आपका है 1000K, ये 1000 में से 10 घटाएंगे तो 990K, इधर जाएंगे तो -1000K और -990K, ये हमने लिख लिया। ये हमारा मॉड्यूलेटेड SSB सिग्नल बनेगा। ठीक है, सिंगल साइडबैंड सिग्नल विथ कैरियर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट सिग्नल इज देन पास थ्रू अ नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर विथ कैरियर फ्रीक्वेंसी FC2 इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 मेगाहर्ट्ज। यानी यह कह रहा है कि ये जो मेरा सिग्नल बन रहा है, अब इसको मैं पास करूंगा। इसको मैं किससे पास करूंगा, इसको मैं एक NBFM मॉड्यूलेटर से पास करूंगा। और NBFM मॉड्यूलेटर कहां पे है, NBFM मॉड्यूलेटर आपका 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज पे है। 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज, यानी क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, वैसे इसको 10 पर 9 ही रहने देते हैं, बाद में समझते हैं। 10 पर 9 हर्ट्ज पे वो आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है आउटपुट का बैंडविड्थ क्या होगा, यानी अगर मैं इस सिग्नल को एक NBFM मॉड्यूलेटर से पास करूं तो बैंडविड्थ क्या होगा, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जरा देखते हैं, यह पार्ट है हमारा। ठीक है, इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब जरा स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की कोशिश करता हूं मैं। चलो, क्योंकि NBFM आपका कुछ नहीं, NBFM आपका एक तरीके से AM ही है, बस जो लोअर साइडबैंड है उसको मेरे को आपको उल्टा कर देना है, बाकी तो AM ही है, बाकी कुछ चेंज तो करना नहीं है। तो जो हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो अभी 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज हो जाएगा। अगर मैं एक AM से पास करता तो क्या होता, एक सेंटर फ्रीक्वेंसी 10 टू पावर 9 पे इस पूरे को लेके चला जाता, यानी बेसिकली जो 0 होता इसमें मैं 10 टू द पावर 9 ऐड कर देता। सिमिलरली यहाँ भी 10 टू द पावर 9 ऐड कर देता, यहाँ भी 10 टू द पावर 9 ऐड कर देता, हर जगह मैं 10 टू द पावर 9 ऐड कर देता, एक बार प्लस में जाने के लिए और एक बार सेम चीज को माइनस में लेके जाने के लिए। क्योंकि बैंडविड्थ कैलकुलेट हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ में करते हैं, यानी हाईएस्ट पॉजिटिव पॉसिबल फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मैं आपका सिर्फ पॉजिटिव प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो हमारा 0 था वो अब कहां लाई करेगा, वो आपका लाई करेगा 10 टू द पावर 9 पे। ठीक है, ये जो है 990K और आपका 1000K, ये आपका कुछ इधर लाई करेंगे। जरा चेक कीजिएगा, ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 प्लस 990K, ये पॉइंट हो जाएगा 10 टू द पावर 9 प्लस 1000K, और ये पॉइंट क्या हुआ जरा सोचो, ये पॉइंट हो जाएगा 10 टू द पावर 9 माइनस 990K, क्योंकि 10 टू द पावर 9 बहुत बड़ा है 990K से, इसीलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 माइनस 1000K, माइनस 1000K। जरा सोचो ना, ये वैल्यू मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है, ये वैल्यू मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है, जरा ये ध्यान दीजिए। क्या 10 टू द पावर 9 माइनस 1000K पॉजिटिव होगा? अगर होगा तो ये हमारा स्पेक्ट्रम सही हमने प्लॉट किया है। जरा सोचो, 10 टू द पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूं,
इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू, इसको यही रहने देते हैं, तो 10⁻9 माइनस 1000 के यानी क्या 10⁻3 इंटू 10⁻3 यानी 10⁻9 माइनस 10⁻6, बहुत छोटी वैल्यू, ये तो 10⁻8 भी नहीं पहुंचेगा, यानी आपकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइड का स्पेक्ट्रम। सिमिलरली नेगेटिव साइड का स्पेक्ट्रम भी बनेगा। तो अब आपसे पूछ रहा है आपका बैंडविड्थ क्या होगा। बैंडविड्थ क्या होता है, हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10⁻9 प्लस 1000 के, ये हाईएस्ट है, माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव पॉसिबल फ्रीक्वेंसी यानी माइनस 10⁻9 माइनस माइनस प्लस 1000 के। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा आपका 2000 के बराबर। ये हमारा बैंडविड्थ हो जाएगा 2000 के, यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 मेगाहर्ट्ज। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे 2010 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल xt इज इक्वल टू 6 cos 2 pi into 10⁻60 plus 2 sin 8000 pi t plus 4 cos 8000 pi t, the average power of xt is। अब अंदर में कुछ भी है, मैंने आपको बताया था, अगर हमारा फॉर्मूला a cos थीटा है, अंदर में कुछ भी एंगल दे दे, कुछ भी फ्रीक्वेंसी दे दे, अगर इसका हमसे पावर पूछा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 करूंगा। तो एम्पलीट्यूड है 6 स्क्वायर 36 बाई 2 इज इक्वल टू 18 वॉट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। जरा देखते हैं। पहला है पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, वैसा सिग्नल जिसमें आपका पावर सबसे ज्यादा एफिशिएंटली हम यूज करते हैं। तो ये कौन कौन सा होता है, एएम होता है, एफएम होता है, वीएसबी होता है, एसएसबी एससी होता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्यों, क्योंकि एसएसबी में भी आपका पावर हम कम यूज करते हैं। तो ए में अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो 2, 3, 4 में से कोई मैं ले सकता हूं। तो एसएसबी भी हो सकता है, वीएसबी भी हो सकता है। मोस्ट पावर एफिशिएंट जनरली देखा जाए तो एसएसबी है, ठीक है। बट अभी थोड़ा आगे के भी ऑप्शन देखते हैं क्या है। बी है मोस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंस। अगर बैंडविड्थ की बात किया जाए तो बैंडविड्थ में एसएसबी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, मोस्ट बोला गया है, ठीक है। यानी इससे अच्छा बैंडविड्थ तो किसी का नहीं होगा। यानी मैं कुछ भी कर लूं, जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट तो आपका एसएसबी ही होना है। यानी अगर मैं बी के सामने देखूं तो बी के सामने आपका 4 ही होगा। यानी मैं अगर मैच करने चलूं तो बी 4 होगा, ये तो मैं कंफर्म हूं 100%। आगे चलते हैं। आगे है सिंपलेस्ट रिसीवर स्ट्रक्चर, इन्वेलप डिटेक्टर, एक डायोड और एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस यूज करके बन जाता था। यानी सी पार्ट जो है वो एक इन्वेलप डिटेक्टर कन्वेंशनल एएम की बात कर रहा है, C1 है आपका। नेक्स्ट बैंडविड्थ एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल विद सिग्निफिकेंट डीसी कंपोनेंट। अब अगर मैं बात करूं वीएसबी में, तो वीएसबी में आपका बैंडविड्थ भी एफिशिएंट होता है, आपका एफएम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, और डीसी कंपोनेंट भी रहते हैं उसमें। तो ये जो डी हो जाएगा ये आपका वीएसबी को बता रहा है, यानी डी के करस्पॉन्डिंग 3 हो जाएगा। तो बचा ए के करस्पॉन्डिंग एफएम हो जाएगा 2, 2413। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं सर ए को पावर एफिशिएंट कैसे बता रहे हैं, पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। मैंने अभी आपको क्लास की शुरुआत में बताया था, अगर यहाँ पे बीटा की वैल्यू आइगन फैक्टर यानी 2.4 या 5.5 या 8.6 या 11.8 यूज कर ले तो वो आपका 100% एफिशिएंट हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे यूज किया है और बोल रहा है इट इज अ पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। चलिए आगे चलते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे अभी तक गेट में। अभी और क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसके बेसिस पे इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये मैंने आज तक में आपको कवर कर दिया। अगले लेक्चर में एफएम के मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और फेज मॉड्यूलेशन और किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फेज डेविएशन आपस में कोरिलेटेड है, इसकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल पे जाएंगे, फिर आर्मस्ट्रांग मेथड करेंगे, फिर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आगे का लेक्चर फॉरवर्ड होगा। चलिए तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।